स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे सम्मन के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी सम्मन के बारे में बात की थी, जिसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन 27 को देखा था, जहाँ पे सम्मन को डिफाइन किया गया था। सम्मन का एक तरीके से सब्सटेंटिव नेचर बताया गया था। वहीं उसके बाद हमने इसके प्रोसीजरल नेचर को देखने के लिए ऑर्डर नंबर 5 का रुख किया था, जहाँ पे हमने कुछ रूल्स देखे थे जो सम्मन के इशू के बारे में बताते थे कि सम्मन इशू कैसे होगा। अभी तक तो हमने ये देखा था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर अपना प्लेंट लेकर जाता है और इस प्लेंट को देखते हुए कोर्ट सम्मन को डिफेंडेंट के पास इशू करने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद सम्मन डिफेंडेंट के पास कैसे पहुंचता है उसको हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि जब कोर्ट सम्मन इशू करने का ऑर्डर दे देता है तो उसके बाद उस सम्मन की सर्विस कैसे होती है, यानी कि वो सम्मन डिफेंडेंट तक कैसे पहुंचाया जाता है। उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स दिए हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स दे रखे हैं ऑर्डर नंबर 5 के अंदर, उन सबको हम डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सर्विस ऑफ सम्मन क्या है, इसका मोटा मोटा एक अर्थ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो अभी हमने देखा कि जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट सम्मन इशू करता है तो उसके बाद उस सम्मन को डिफेंडेंट तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसी को कहते हैं सर्विस ऑफ सम्मन। इस वीडियो के अंदर हम सर्विस ऑफ सम्मन के रिगार्डिंग 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि 5 मोड के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे जिसके थ्रू सम्मन सर्विस कराया जाता है, यानी कि सम्मन डिफेंडेंट के पास भेजा जाता है। सबसे पहला तरीका जो है सम्मन को सर्व करने का, उसके बारे में बात करता है रूल नंबर 9, जो कहता है कि कोर्ट किस तरीके से सम्मन को डिफेंडेंट के पास सर्व करने के लिए भेजेगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में रूल नंबर 9 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि डिफेंडेंट जब कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहता हो, ठीक है, यानी कि जब डिफेंडेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह रहा है तब उस सिचुएशन में कोर्ट अपने कोर्ट के किसी ऑफिसर को डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व कराने के लिए भेज सकता है। अब यहाँ पे जब कोर्ट सम्मन ऑफिसर को बोलेगा सम्मन को सर्व कराने के लिए, तो या तो कोर्ट ऑफिसर जा सकता है या फिर उसका सबऑर्डिनेट डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व कराने के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, बट ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि जब कोर्ट का ऑफिसर या उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट की परमिशन से सम्मन सर्व कराने के लिए डिफेंडेंट के पास जाएगा तो वो उसी माध्यम का प्रयोग करेगा जिस माध्यम का यूज करने के लिए कोर्ट ने उसको आदेश दिया है। अगर कोर्ट ने बोला है कि फिजिकली जाके सम्मन सर्व करो तो वो सम्मन ऑफिसर या फिर उसका सबऑर्डिनेट डिफेंडेंट के पास फिजिकली जाके सम्मन सर्व कराएगा। अगर कोर्ट बोलता है ईमेल के थ्रू तो वो ईमेल के थ्रू सम्मन सर्व कराएगा, या फिर किसी और माध्यम से बोलता है सम्मन सर्व कराने के लिए तो वो किसी और माध्यम से सर्व कराएगा। बट कोर्ट जिस मोड को बताएगा उसी मोड के थ्रू सम्मन सर्व कराया जाएगा सम्मन ऑफिसर या फिर उसके सबऑर्डिनेट द्वारा। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगर कोर्ट इनके थ्रू सम्मन नहीं करवाना चाहता सर्व, तो कोर्ट के पास दूसरा रास्ता बचता है सम्मन को कोरियर करने का। कोरियर सर्विस के थ्रू भी सम्मन डिफेंडेंट के पास पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अगर कोर्ट सम्मन को कोरियर के थ्रू भी नहीं भेजना चाहता तो उसके पास और भी कई रास्ते हैं जो रूल नंबर 9 के क्लॉज नंबर 3 में दिए गए हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट, फैक्स, मैसेजेस, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। बट ये रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्या है? जब पोस्ट भेजने वाला ये कंफर्मेशन चाहे कि जिसको उसने पोस्ट भेजा है उसके पास वो डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है, जब इस कंफर्मेशन को जानना चाहता है पोस्ट करने वाला व्यक्ति तो रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू का इस्तेमाल करता है, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट जब इस मेथड का यूज करता है, जब इस मोड का यूज करता है तो उसके पास एक कंफर्मेशन पहुंच जाती है पोस्टल ऑफिस द्वारा कि आपने जो पोस्ट भेजा था हमें सर्व करने के लिए वो हमारे द्वारा सर्व कराया जा चुका है। ठीक है, अब जो अगली बात है ध्यान रखने के लिए कि अगर कोर्ट इनके अलावा भी किसी और तरीके से सम्मन को सर्व कराना चाहता है तो वो मेथड हाई कोर्ट द्वारा
परमिसिबल होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने ये परमिट दे रखा है कि अगर उसके स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर है कि वो सम्मन को व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी सर्व करा सकते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकता है सम्मन को सर्व कराने के लिए, बट उसके लिए हाई कोर्ट का परमिशन होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि जब डिफेंडेंट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होता है तब उसको किस किस मेथड के थ्रू सम्मन सर्व कराया जा सकता है। बट ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार डिफेंडेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हो। अगर डिफेंडेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रह रहा हो तब तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट सम्मन ऑफिसर को जो भेज रहा था सम्मन सर्व कराने के लिए वो वाला ऑप्शन कोर्ट के पास नहीं बचता। ठीक है, तो यानी कि कोर्ट कोरियर सर्विस के थ्रू या फिर रूल नंबर 9 के अंदर दिए गए जो मेथड है उनका यूज करके सम्मन सर्व कराया जा सकता है। ठीक, बट उसके अंदर भी एक सिचुएशन दे रखी है कि अगर डिफेंडेंट बाहर रह रहा है कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू का यूज नहीं करेगा। ठीक, इसके बाद इसी ऑर्डर के अंदर रूल नंबर 21 के अंदर कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, वो भी अप्लाई नहीं होंगे। उनके थ्रू भी कोर्ट सम्मन सर्व नहीं करा सकता अगर डिफेंडेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहता हो। ठीक है, और अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि कोर्ट जब सम्मन सर्व कराएगा तो उससे पहले उसकी जो कॉस्ट होगी, किसकी कॉस्ट, सम्मन को सर्व कराने की कॉस्ट, वो प्लेंटिफ को पहले बता देगा कि आप अगले 7 दिन के अंदर इतनी कॉस्ट कोर्ट के अंदर जमा कीजिए जिससे कि हम सम्मन को सर्व करा सकें। इस वाले प्रोविजन को हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा था जब हम प्लेंट पढ़ रहे थे, यानी कि ऑर्डर नंबर 7 जब पढ़ रहे थे तो ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 9 में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 के अगले पॉइंट की, जो कहता है द कोर्ट शेल ट्रीट रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस as a valid service where someone is properly addressed, prepaid and duly sent by registered post acknowledgement of someone even in the absence of an acknowledgement slip। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए सबसे पहले कोर्ट ने सम्मन इशू किया, उसके बाद उसकी सर्विस हुई डिफेंडेंट के पास, और उसके बाद जब डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर पेश होता है तो वो कोर्ट के अंदर आके ये कहता है कि मेरे पास सम्मन की सर्विस तो हुई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 9 कैसे ट्विस्ट कर रहा है। कह रहा है कि अगर कोर्ट ने रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के तहत सम्मन सर्व किया था डिफेंडेंट के पास और वो पोस्ट प्रीपेड था, करेक्टली एड्रेस था, चाहे कोर्ट के पास उस सर्विस और सम्मन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप ना हो, डिफेंडेंट के इनकार करने के बावजूद कोर्ट सर्विस और सम्मन को मानेगा। कोर्ट ये मानेगा कि सम्मन डिलीवर हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कोर्ट ने अगर सम्मन सर्व किया रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के तहत जहां पे वो प्रीपेड था और करेक्टली एड्रेस्ड था, तो डिफेंडेंट के रिफ्यूजल के बावजूद भी कोर्ट सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट करेगी कि सम्मन सर्व हुआ है डिफेंडेंट के पास, बेशक कोर्ट के पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की जिसके थ्रू कोर्ट सम्मन भेज सकता है डिफेंडेंट के पास। वो दूसरा मेथड है सर्विस बाय प्लेंटिफ। नाउ क्वेश्चन वाली बात यह है कि प्लेंटिफ ही केस इंस्टीट्यूट करा रहा है और वही सम्मन लेकर जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ भी सम्मन सर्व करा सकता है डिफेंडेंट को। इसके बारे में हमें बताता है ऑर्डर नंबर 5 का रूल नंबर 9A, जो कहता है सम्मन गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस। तो कह रहा है कि सम्मन प्लेंटिफ को दिया जाएगा सर्विस के लिए। किसकी सर्विस? सम्मन की सर्विस के लिए। यानी कि प्लेंटिफ को सम्मन दिया जाएगा कि वो डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व करे। अगर ऐसा प्लेंटिफ करता है, यानी कि अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व कराता है तो उसे कहते हैं हम दस्ती सम्मन। ठीक, बट क्या ये इतना ही सिंपल है कि आज कोर्ट का मन हुआ कि आज इस केस में प्लेंटिफ सम्मन लेकर जाएगा तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि प्लेंटिफ सम्मन लेकर जाएगा डिफेंडेंट को इशू करने के लिए? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो अभी हमने प्रावधान पढ़े रूल नंबर 9 में वो भी सब धरे धरे रह जाएंगे और आने वाले जितने प्रावधान हम पढ़ेंगे वो भी सारे धरे धरे रह जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि फिर तो हर मामले में प्लेंटिफ को ही सम्मन दे दिया जाएगा कोर्ट द्वारा कि जाओ तुम ही सम्मन सर्व करके आओ। इसीलिए ये प्रावधान तभी लाया जाता है, यानी कि कोर्ट तभी प्लेंटिफ को ऑर्डर करता है सम्मन डिलीवर करने के लिए जब प्लेंटिफ एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर दाखिल करता है कि सर आप मुझे सम्मन डिलीवर कीजिए जिससे कि मैं सम्मन को सर्व कर सकूं डिफेंडेंट के पास जाके। ठीक, तो दो बातें समझ आई। पहला कि प्लेंटिफ सम्मन सर्व कर रहा है तो उसे कहते हैं दस्ती सम्मन, और अगर वो सर्व कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने
कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई है समन सर्व करने की डिफेंडेंट को, ठीक है। सो उसके बाद रूल नंबर 9A का जो सेकंड क्लॉज है वो हमसे कह रहा है द सर्विस ऑफ सच समन shall be effected by or on behalf of such plaintiff by delivering or tendering to defendant personally a copy thereof signed by the judge or such officer of the court as he may appoint in this behalf and sealed with the seal of the court or by such mode of service as is referred to in sub rule 3 of rule number 9। ठीक, तो सीधी सी बात रूल नंबर 9A का सेकंड क्लॉज हमसे कहता है कि जब प्लेंटिफ समन सर्व करने के लिए लेके जाएगा डिफेंडेंट के पास, तो उस समन के ऊपर या तो कोर्ट के सिग्नेचर होंगे या फिर उस ऑफिसर के साइन होंगे जिसको अपॉइंट किया होगा कोर्ट ने, ठीक है, और उसके ऊपर कोर्ट की सील भी लगी होगी। अब उसके बाद वो सर्व कैसे होगा? वो सर्व उन्हीं तरीकों से होगा जो अभी हमने पीछे रूल नंबर 9 के सब क्लॉज 3 में पढ़े। जितने मोड अभी हमने पीछे पढ़े उन्हीं मोड से या उन्हीं मेथड से प्लेंटिफ समन सर्व करेगा डिफेंडेंट को, ठीक है। अब रूल नंबर 9A का थर्ड क्लॉज हमसे क्या कहता है? वो कह रहा है द प्रोविजन ऑफ रूल 16 एंड रूल 18 शैल अप्लाई टू द समन पर्सनली सर्व्ड अंडर दिस रूल एज इफ द पर्सन इफेक्टिंग सर्विस वर अ सर्विंग ऑफिसर। ठीक, तो ये कह रहा है कि जब कोई सर्विंग ऑफिसर समन लेकर जाता है समन को सर्व करने के लिए, तो इस ऑर्डर के अंदर रूल नंबर 16 और रूल नंबर 18 के प्रोविजंस लागू होते हैं। उसी तरीके से जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास समन लेकर जाएगा सर्विस के लिए, तो रूल नंबर 16 और रूल नंबर 18 भी अप्लाई होंगे, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ क्लॉज हमसे कहता है इफ सच समन व्हेन टेंडर्ड इज रिफ्यूज्ड और इफ द पर्सन सर्व्ड refuse to sign an acknowledgement of service or for any reason such summon cannot be served personally, the court shall on the application of the party reissue such summon to be served by a court in the same manner as a summon to the defendant। तो फोर्थ क्लॉज हमसे कह रहा है कि जब सम्मन सर्व किया जाएगा प्लेंटिफ द्वारा किसको? डिफेंडेंट को, तो उस वक्त अगर डिफेंडेंट रिफ्यूज कर देता है सम्मन को लेने से या फिर सम्मन लेने के बाद एक्नॉलेजमेंट के ऊपर साइन करने के लिए, ठीक, या तो वो लेने से मना कर रहा है या फिर वो साइन करने से मना कर रहा है। कहां पे? एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे, जो जाएगी कोर्ट के पास, जिससे कोर्ट को ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ सम्मन सर्व हो चुका है। तो वो सम्मन प्लेंटिफ कोर्ट को वापस करेगा और कोर्ट दोबारा से री इशू करेगा उसी सम्मन को, और उसी मैनर में सम्मन को सर्व किया जाएगा जैसे सम्मन डिफेंडेंट को सर्व किया जाता है, ठीक है। और सम्मन कोर्ट द्वारा कैसे डिफेंडेंट को सर्व किया जाता है वो अभी हमने रूल नंबर 9 के अंदर देखा। तो कोर्ट जैसे डिफेंडेंट को सम्मन भेजता है वैसे ही सम्मन भेजा जाएगा डिफेंडेंट के पास अगर डिफेंडेंट मना करता है प्लेंटिफ से सम्मन लेने के लिए, या फिर सम्मन लेने के बाद प्लेंटिफ को एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे साइन करने से मना कर देता है, ठीक। तो इतना रूल नंबर 9A कहता है। उसके बाद देखते हैं हम अपना थर्ड मोड जिसके द्वारा सम्मन सर्व किया जाता है डिफेंडेंट को। जो थर्ड मोड है वो है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस। इसके बारे में कई ढेर सारे रूल हैं। उसमें सबसे पहला रूल है रूल नंबर 10, कहता है मोड ऑफ सर्विस। कहता है सर्विस ऑफ सम्मन shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoints in his behalf and sealed with the seal of the court। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल एक प्रोसीजर बता दिया है जो अभी हमने पीछे देखा कि जब सम्मन जाता है डिफेंडेंट के पास तो उसके ऊपर जज के साइन होते हैं या फिर उस ऑफिसर के साइन होते हैं जिसको जज ने अपॉइंट किया होता है, और उसके साथ साथ सम्मन के ऊपर कोर्ट की सील भी लगी होती है। इतना रूल नंबर 10 हमसे कहता है। उसके बाद रूल नंबर 11 कहता है सर्विस ऑन अ सेवरल डिफेंडेंट। कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट देन वन, सर्विस ऑफ सम्मन शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट। कह रहा है कि अगर एक डिफेंडेंट है तब तो कोई बात ही नहीं, उसी के पास सम्मन जाएगा, बट अब अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो जितने भी डिफेंडेंट है उन सब के पास सम्मन सर्व कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 11 कहता है सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट। ठीक है, कह रहा है कि वेयर एवर इट इज प्रैक्टिकेबल
service shall be made on the defendant in person unless he has an agent empowered to accept service, in which case service on such agent shall be sufficient। कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, डिफेंडेंट तक सम्मन को सर्व कराना प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो ऐसे में डिफेंडेंट के पास सम्मन इन पर्सन में नहीं जाएगा। उसकी जगह जिस व्यक्ति को उसने एज अ एजेंट एम्पावर्ड किया होगा सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके पास सम्मन सर्व होगा और उस सर्विस ऑफ सम्मन को हम सफिशिएंट मानेंगे। ठीक है। रूल नंबर 13 कह रहा है सर्विस ऑन एजेंट बाय हुम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। कह रहा है इन अ सूट relating to any business, कह रहा है in a suit relating to any business or work against a person who does not reside within the local limits of the jurisdiction of a court from which the summon is issued, service on any manager or agent who at the time of service personally carries on such business or work for such person within such limits shall be deemed good service। तो ये रूल कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक्स कोर्ट है, उसका लोकल लिमिट का ज्यूरिसडिक्शन ये है। ठीक है, यानी कि इतना एरिया इसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, बट इतने एरिया में डिफेंडेंट नहीं रहता, बट यहां पे अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, तो कोर्ट इस डिफेंडेंट को सम्मन ना इशू करके जहां पे ये अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है वहां पे सर्विस करने के लिए कह सकती है। और वहां पे अगर मैनेजर या फिर इस डिफेंडेंट का एजेंट काम करता है तो उसको अगर सम्मन का पर्सनली सर्विस हो गया तो कोर्ट ये मानेगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हो चुका है। अब यहां पे डिफेंडेंट सर्विस ऑफ सम्मन को नकार नहीं सकता। ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर ये यहाँ पे अपना किसी की कंपनी के अंदर या किसी दुकान के अंदर या कोई भी काम करता होता है यहाँ पे, तो वहां पे भी अगर इसके एजेंट या फिर इसका जो हेड है, किसका, डिफेंडेंट का हेड है अगर, तो उसको भी अगर पर्सनली सम्मन सर्व कर दिया जाता तो वहां पे भी सम्मन सर्व हो चुका है, ऐसा कोर्ट मान लेती। ठीक। इसके बाद रूल नंबर 14 कह रहा है सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा है वेयर इन अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग or compensation for wrong to immovable property, service cannot be made on the defendant in person and the defendant has no agent empowered to accept the service. It may be made on any agent of the defendant in charge of the property। तो ये वाला रूल कह रहा है कि मान लीजिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केस इंस्टीट्यूट किया, किसको लेकर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। अब यहाँ पे कोर्ट सम्मन इशू नहीं कर सकता डिफेंडेंट को, ठीक है, मान लिया, और डिफेंडेंट ने कोई अपना एजेंट भी नहीं एम्पावर्ड किया हुआ कि जो उसके बिहाफ पे सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट कर सके। ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट की तरफ से इस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए जो भी व्यक्ति एम्पावर्ड होगा, कोर्ट उसके पास सम्मन सर्व करा देगा। ठीक है। और उसके पास अगर सम्मन सर्व हो गया तो कोर्ट मान लेगा कि सम्मन सर्व हो चुका है। अब यहां पे डिफेंडेंट नकार नहीं सकता कि सम्मन उसके पास नहीं पहुंचा। ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं रूल नंबर 15 की, जो कह रहा है वेयर सर्विस मे बी ऑन अडल्ट मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट्स फैमिली। कह रहा है वेयर एनी सूट द डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेसिडेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस ऑफ सम्मन इज sought to be effected on his residence and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time and he has no agent empowered to accept service of someone on his behalf, service may be made on the adult member of the family whether male or female who is residing with him। ठीक। कह रहा है कि मान लीजिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केस इंस्टीट्यूट किया, उसके बाद सम्मन इशू हुआ कोर्ट द्वारा। अब उसकी सर्विस भी होनी है, किसकी, सम्मन की, डिफेंडेंट के रेसिडेंस पे। बट कोर्ट ने जिस व्यक्ति को ये सम्मन सर्व करने के लिए अपॉइंट किया था वो जब डिफेंडेंट के रेसिडेंस पे पहुंचता है तो डिफेंडेंट इस रेसिडेंस पे मिलता ही नहीं है। ठीक है। यानी कि जब कोर्ट ने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया कि जाके तुम डिफेंडेंट के घर उसको सम्मन सर्व करके आओ, वो व्यक्ति जब डिफेंडेंट के रेसिडेंस पे पहुंचता है तो उसको डिफेंडेंट वहां पे नहीं मिलता, और रीजनेबल टाइम में डिफेंडेंट उस कोर्ट ऑफिसर को मिल जाए जिसको सम्मन सर्व करना है डिफेंडेंट के पास, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। ठीक। और डिफेंडेंट ने अपना कोई एजेंट भी नहीं रखा हुआ जो उसके बिहाफ पे
सम्मन को सर्व कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कोर्ट ऑफिसर है वो डिफेंडेंट के घर कोई भी एडल्ट मेंबर होगा, चाहे मेल चाहे फीमेल, उसको सम्मन सर्व कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो डिफेंडेंट का अगर कोई नौकर रह रहा है उसके घर पे, तो उस नौकर को यानी कि उस मेड को सम्मन सर्व नहीं किया जाएगा। अगर उसको सम्मन सर्व किया जाता है तो उसको वैलिड ही नहीं माना जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 16 की, जो कह रहा है पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट। इसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जब डिफेंडेंट के पास सम्मन जाता है तो जो भी व्यक्ति उसको लेकर जा रहा होगा वो दो सम्मन लेकर जाता है। ठीक, एक तो ओरिजिनल और एक लेकर जाता है कॉपी। ओरिजिनल तो डिफेंडेंट के पास रह जाती है, जो कॉपीड होती है उसके ऊपर डिफेंडेंट के साइन होते हैं और वो कॉपी दोबारा कोर्ट के अंदर एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में सबमिट की जाती है, जिससे कि कल को अगर डिफेंडेंट आकर कहता है कि हमारे पास तो सम्मन ही नहीं आया, तो ऐसे में कोर्ट उसको ये एक्नॉलेजमेंट शो कर सके कि इसके ऊपर आपके साइन है, जिससे ये प्रूव होता है कि आपके पास सम्मन सर्व किया गया था। ठीक, तो रूल नंबर 16 हमसे ये कह रहा है कि कौन से व्यक्ति उस सम्मन की कॉपी के ऊपर साइन कर सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है रूल नंबर 16 कि अगर डिफेंडेंट पर्सनली मिलता है तो डिफेंडेंट के सिग्नेचर होंगे, अगर डिफेंडेंट नहीं मिलता तो उसकी जगह एजेंट होगा उसका, जो उसकी जगह सम्मन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसके सिग्नेचर होंगे सम्मन की कॉपी के ऊपर। लेकिन अगर एजेंट भी नहीं मिल रहा तो कोई तीसरा व्यक्ति होगा जिसको डिफेंडेंट ने अपने बिहाफ पे सम्मन एक्सेप्ट करने के लिए अथॉरिटी दी होगी, तो वो व्यक्ति अगर मिलता है तो उसके सिग्नेचर होंगे सम्मन की कॉपी के ऊपर। ठीक है, तो तीन व्यक्ति हो गए, डिफेंडेंट नहीं तो एजेंट नहीं तो वो तीसरा व्यक्ति जिसको डिफेंडेंट ने अथॉरिटी दी है सम्मन को रिसीव करने की। तो ये तीन लोग सम्मन की कॉपी के ऊपर साइन कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली रूल नंबर 16 हमसे यही कहता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 18 की, जो कहता है एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। तो रूल नंबर 18 हमसे कह रहा है कि जो कॉपी होगी सम्मन की, उसके ऊपर साइन तो होंगे ही, या तो डिफेंडेंट के या फिर उसके एजेंट के या फिर कोई तीसरे व्यक्ति के जिसके पास अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करने की। इसके साथ साथ जो व्यक्ति सम्मन लेकर गया है और सर्व किया है, जिस व्यक्ति ने, उसने किस टाइम पे सम्मन सर्व किया है, किस तरीके से सम्मन सर्व किया है, वो भी उसके ऊपर लिखेगा। किसके ऊपर? सम्मन की कॉपी के ऊपर। तो दो चीजें हो गई, पहला तो सिग्नेचर, दूसरा समय, किस समय सर्व किया गया सम्मन को, तीसरा किस तरीके से किया गया है, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, किसका नाम और किसका एड्रेस, उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस भी लिखा जाएगा उस सम्मन की कॉपी के ऊपर, जिसने आइडेंटिफाई किया होगा कि हाँ यही डिफेंडेंट है, इसी को सम्मन सर्व किया जाए, या फिर उसने बताया होगा या उसने विटनेस किया होगा कि यही डिफेंडेंट का घर है, यहां पे आप सम्मन डिलीवर कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली रूल नंबर 16 एंड रूल नंबर 18 हमसे ये कहते हैं कि जो सम्मन की कॉपी होगी उसके ऊपर क्या क्या चीजें लिख के वापस कोर्ट को भेजी जाएंगी। पहला तो सिग्नेचर होगा, किसका किसका होगा, या तो डिफेंडेंट या तो एजेंट या फिर कोई भी तीसरा व्यक्ति जिसको डिफेंडेंट ने अपॉइंट किया है। उसके बाद दूसरा टाइम, किस टाइम सम्मन डिलीवर किया गया है, तीसरा किस तरीके से सम्मन डिलीवर किया गया है, उसके बाद चौथा उस पर्सन का एड्रेस और नाम जिसने विटनेस करने में हेल्प करी है, जिसने विटनेस किया है कि ये डिफेंडेंट कहां रहता है और डिफेंडेंट कौन है। ठीक है,